स्वागत है इस वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए दे आईएएस का टेस्ट नंबर 6। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सामान्य विज्ञान है और समसामयिकी 2025 का, फरवरी 2025 के बारे में इसके क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सब। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके अलावा T5 मतलब कि 5 टेस्ट का अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में वहाँ आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया, विंड पावर में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम कैसे होता है। तो जो पवन ऊर्जा है में ऊर्जा का रूपांतरण का सही क्रम, सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा में बदलती है, फिर विद्युत ऊर्जा में बदलती है, या फिर गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, फिर विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो जब गतिज ऊर्जा जो वायु है, वायु से क्या होता है, जो उसके पंख लगे होते हैं, टरबाइन, ये पंख लगे होते हैं, पंख चलते हैं, तो गतिज ऊर्जा पहले जनरेट होती है। अब ये जब इसको घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा जब बदलता है तब यहाँ से एक मोटर लगा होता है जो कि इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो बी वाला सही है, पहले गतिज ऊर्जा है, फिर यांत्रिक ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, तो इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर या जनित्र जो होता है की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे जनरेटर लगा होता है जो कि विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, उनकी श्यानता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। श्यानता मतलब विस्कोसिटी होती है, गाढ़ापन। ठीक है, तो सबसे अधिक गाढ़ा कौन होता है, तो जल है, शहद है, वायु है, खून है। सबसे अधिक जो होता है शहद गाढ़ा होता है, उसके बाद ब्लड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे अधिक श्यानता किस में होती है, श्यानता के बढ़ते क्रम में बताना है। सबसे अधिक बढ़ते क्रम, सबसे कम किस में होगा, तो वायु में होगा श्यानता। ठीक, सबसे कम वायु में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो शहद में होगी। तो 2 सबसे लास्ट में होगा, 3 सबसे पहले होगा। ठीक, और इस तरह उल्टा बनेगा, इसका गलत बना रहे हैं, 3 होगा। उसके बाद कौन सा आएगा, तो जल आएगा। वायु के बाद जल आएगा, 1 होगा। फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका खून, 4 आएगा। फिर आएगा आपका शहद, 2 आएगा। तो 3 1 4 2 सही है इसका, डी वाला आंसर सही है। अगला नीचे कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कथन कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में सुस्त हो जाती है। तो जो पेंडुलम घड़ी है शीतकाल में सुस्त हो जाती है, तो पहला गलत है। शीतकाल में जो है तीव्र हो जाती है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि शीतकाल में इसका जो आवर्तकाल घट जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। शीतकाल में इसका आवर्तकाल घट जाता है। तो ठीक है, तो ए गलत है और जो दूसरा है सही है, तो डी आंसर सही है इसका। ठीक, तो इसका आवर्तकाल उसकी लंबाई पर, धागे की लंबाई पर डिपेंड करता है। अगला है चौथा नंबर का कि निम्नलिखित में से किस एक का मुख्य संगठक एल्युमिनियम है। तो मुख्य संगठन जैसे रूबी है, हीरा है, संगमरमर है, बालू है, तो एल्युमिनियम जो है किस में आता है, तो एल्युमिनियम जो रूबी में जो है एल्युमिनियम है, ये आंसर सही है। मुख्य घटक रूबी में एल्युमिनियम है। रूबी का फॉर्मूला ही होता है Al2O3 होता है। ठीक है, इसके अन्य मात्रा में जिसमें क्रोमियम भी मिला जाता है, इसमें Cr3+ भी पाया जाता है इसमें रूबी में, मगर एल्युमिनियम मुख्य मात्रा में होता है। अगला है कि क्रोमोटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमोटोग्राफी जो तकनीक है, आप देखे होंगे इसको, तो इसमें जो होता है, तो इसको पढ़े होंगे क्लास 6 7 के एनसीईआरटी में, अगर साइंस के पढ़े होंगे तो उसमें होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमोटोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, तो क्रोमोटोग्राफी जो होता है वो रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है। तो रंगीन अगर रसायन है और उसका मिश्रण है तो उनको अलग करने की तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटो मतलब होता है रंगीन। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन सिर्फ 6ठे नंबर का है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में दिया है फोटोग्राफी है, इमली है, सोडा है, अचार है। तो फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है, तो टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल यूज होता है, 2 हो गया। इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड। ठीक है, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, 1 हो गया। सोडा वाटर में होता है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक होता है, 3 हो गया। और अचार में होता है एसिटिक एसिड, 4 हो गया। तो 2 1 3 4 सही है इसका, 2 1 3 4, 2 1 3 4 सी वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा कि वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा मूत्र में निकल जाता है। तो विटामिन सी है जो मानव द्वारा मूत्र में निकल जाता है, जल में घुलनशील विटामिन है, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, इस वजह से निकल जाता है ये, सी उत्तर सही है इसका। 8वां है कि पोषक पौधे होस्ट प्लांट की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पोषक पौधों के की टहनियों से प्राप्त जो कच्ची लाख होती है उसको क्या कहते हैं, तो सीट लाख,
ब्रूड लाख, सेलेक या बटन लाख? तो कौन सा लाख कहते हैं इसमें? तो ब्रूड लाख कहते हैं, बी आंसर चाहिए ब्रूड लाख। तो पौधों के पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त लाख को ब्रूड लाख कहते हैं। लाख एक चिपचिपा पदार्थ है जो लाख कीटों के उदर ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, तो लाख से ही देखेंगे तो रेशम मौसम बनता है। लाख से क्या बनता है बताइए? तो लाख से उनका रेशम कह रहे हैं, गलत बोल रहे थे हम। तो लाख से क्या बनता है? तो लाख से अब चूड़ी, गोंद, बर्निश, पॉलिश, दवाओं, कॉस्मेटिक जैसी चीज़ों में इसका भरपूर यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, लाख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी किसान के लिए बहुत फायदेमंद वाली ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तिलचट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तो तिलचट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है, उसके जो जितने भी उसके शरीर के पार्ट होते हैं उसमें जो है एक जो है ऑब्जॉर्बर होता है जो कि एयर को क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को अवशोषित करता रहता है। तो उसमें रक्त जो होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता उसके। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, तिलचट्टे का रक्त सफेद होता है, तो हीमोग्लोबिन न होने की वजह से लाल रंग न होकर सफेद होता है। तो केवल दूसरा जिसमें सही है, बी उत्तर सही है इसका। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? तो उपार्जित लक्षण लक्षण मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? तो टेटोलॉजी है, इसका आंसर सी टेटोलॉजी है। बायोनॉमी है, ट्रोपोलॉजी है और एंटोलॉजी है। तो ये सब नहीं है, इसमें टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और जो है ट्रोपोलॉजी में पोषण एवं पोषक विधियों का अध्ययन किया जाता है ट्रोपोलॉजी में। और एंटोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, 11 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से। अदरक क्या है? तो अदरक जो है तने का बड़ा हुआ भाग है। क्या है? सलजम क्या है? तो सलजम जो है जड़ है। ठीक है, 3 हो गया। लौंग क्या है? तो पुष्पकली है। मटर क्या है? तो शाक है, 2 हो गया। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका डी वाला जो आंसर है वो सही है, 4 3 1 2। ठीक है, अगला है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से असत्य हैं? तो कौन सा असत्य बताना है? तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। तो कौन सा असत्य पूछा है? तो पहला सही है इसमें। दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ परिवर्तित भी हो सकती है। तो नहीं, हो नहीं सकती है, ये भी गलत है। तो किसी भी गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ परिवर्तित भी हो सकती है। अच्छा, तो गलत है भाई, तो बी आंसर चाहिए। केवल 2 गलत है, सत्य पूछा है तो केवल 2 गलत है, पहला वाला ठीक है। लिखा है कि यदि अग्नाशय में किसी कारण से खराबी आ जाए तो क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनता, ग्लूकोगैन नहीं बनता, सोमेस्टोस्टैटिन नहीं बनता, उपरोक्त में से सभी नहीं बनेंगे। तो कौन सा है? तो उपरोक्त में से सभी नहीं बनेंगे। तो अग्नाशय में जब खराबी हो जाती है तो इंसुलिन नहीं बनता है, ग्लूकोगैन नहीं बनता है, सोमेटोस्टैटिन नहीं बनेगा, उपरोक्त में सभी नहीं बनते हैं इसमें। ठीक है, लेजर का प्रयोग कैसे होता है भाई? लेजर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? किसी वस्तु या उत्पाद पर बार कोड अंकित करने व उन्हें पढ़ने में यूज होता है। उड़ानों को संचालित व नियंत्रित करने के लिए हो सकता है, हाँ तो हो सकता है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए होता है, तो हो सकता है। कैंसर व ट्यूमर के इलाज के लिए हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। डी आंसर सही है। लेजर का उपयोग किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो चारों दिए थे। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है 15 नंबर का। कथन कह रहा है कि गहरा जल सदैव शांत होता है। तो गहरा जल सदैव शांत होता है, बात सही है, क्योंकि कारण दिया है कि वह द्रव्य अस्थितिकी दाब अधिक होता है। तो ये भी बात सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो गहरा जल शांत होने का कारण यही है कि द्रव्य स्थैतिक जो दाब अधिक होता है, और बर्नौली प्रमेय के समीकरण के अनुसार वहां जल का वेग कम होगा, अर्थात जल शांत होगा। ठीक है, दोनों कथन इसमें सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट बनाते हैं? तो एजेटोबैक्टर बनाता है कि नहीं बनाता है? तो एजेटोबैक्टर जो स्थिरांक करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये। ठीक है, और नाइट्रोसोकोकस जो है ये भी क्या करता है? ये जो है जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट बनाता है। तो ये बनाता है,
नाइट्रो कोको जो सोकोकोस है ये बनाता है, और क्लास्ट्रीडियम जो है ये नहीं बनाता, नाइट्रोसोमोनास जो है ये बनाता है। तो कूट से बताना है कि कौन सा सही है। तो 2 4 इसमें सही है, 2 और 4 जो है इसको बनाते हैं, बाकी जो है नहीं बनाते। तो नाइट्रीकरण नाइट्रीकारक जीवाणु ऐसे होते हैं जो अमोनिया की नाइट्रोजन को, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है उसको ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। जबकि एजोटेबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल के वो जमीन में उसको स्थिरीकरण करते हैं उसका। 2 4 सही है, इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, पौधा है और रूपांतरित तना है। तो ब्राही बूटी, तो ब्राही बूटी क्या है भाई? तो ऊपरी भूस्तारी है, ये भी सही है। स्ट्रॉबेरी क्या है? तो स्टोलॉन है, ये भी सही है। जलकुंभी क्या है भाई? तो जलकुंभी जो है स्तंभ शूल है। जलकुंभी जो है स्तंभ शूल जो है नहीं है, भूस्तारी में आती है। ये स्तंभ शूल में नहीं, भूस्तारी में आती है जलकुंभी, भूस्तारी। जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, ये सब जो है भूस्तारी में आते हैं। पुदीना है अंत भूस्तारी, तो पुदीना जो है अंत भूस्तारी है, तो इसको सी वाला गड़बड़ है। जलकुंभी जो है भूस्तारी होता है। तो तने कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण तना जो है अर्ध वायवीय रूपांतरित तने हैं। कुछ पौधों के तने कमजोर तथा मुलायम होते हैं और वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आंशिक रूप से मिट्टी के नीचे रहकर वृद्धि करते हैं। ऐसे तनों को ऊर्ध्वाधरीय रूपांतरित तने कहते हैं। समझ रहे हैं बात? इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम देखेंगे ऊपरी भूस्तरी। तो ऊपरी भूस्तरी जैसे कि ब्राह्मी बूटी में आता है। दूब, जो दूब घास नहीं होती है वो वाली। स्टोलॉन जो होता है, जैसे कि अरबी होता है, अरबी जो देखे होंगे आप। स्ट्रॉबेरी होता है, तो स्टोलॉन टाइप का जो तना होता है उनका। भूस्तरी तना में जैसे कि जलकुंभी हो गया और पिस्टिया आता है इसमें। अंत भूस्तरी में सेवंती, गुलदाउदी और पुदीना जो है उसमें आता है। ठीक है, तो सी वाला इसका मामला गड़बड़ था, बाकी सब सही था। अगला है पेशी कोशिकाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पेशी कोशिकाओं के बारे में बताना है। तो मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं, तो ये बात सही है। सत्य कथन बताना है हमको, सही कथन। दूसरा, जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता पेशी ऊतक के कारण होती है, ये भी बात सही है। तीसरा, पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, तो ये भी साथ है। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, बात सही है। चौथा है, अपवाद स्वरूप आंखों की आइरिस एवं सिलियरी काय की पेशियां भ्रमण के एक्टोडर्म से बनती हैं, ये बात भी सही है। चारों ही कथन इसका सही है, इसका डी जो आंसर है बिल्कुल सही। तो इसके सारे क्वेश्चन सही, सारे इसके जो ऑप्शन है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग कि यकृत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो लीवर के बारे में बताना है क्या सही है। तो यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा, यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, ये भी बात भी सही है। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों ही कथन इसके सही है, ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो जो लीवर के कार्य होते हैं इसमें, इससे निकलने वाला पित्त जो है रस क्षारीय होता है तथा भोजन में अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्त रस बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट करता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक जो शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और शरीर को जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। यकृत प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल को अमोनिया में विघटित करता है, जो बाद में यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है। और यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है, जो रक्त के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में अफीम प्राप्त होता है। तो किस पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है। तो कोफिया अरेबिका है, पैपेवर सोमेनिफेरम है, जुप्सिस है, रेफ्लेसिया है। तो किससे प्राप्त होता है भाई ये? तो पैपेवर सोमेनिफेरम से अफीम प्राप्त होता है, बी वाला आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है बताना हमको। तो अमाशय रस क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय रस, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अमाशय रस होता है, ये बात सही है। दूसरा, कोशिका की अचल संपत्ति प्रोटीन होती है। तो कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज जो 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने की थी, ठीक है। तो ये गलत है, प्रोटीन नहीं होता, न्यूक्लिक अम्ल होता है कोशिका की अचल संपत्ति। पित्त की उत्पत्ति यकृत से होती है, ये बात सही है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, ये भी बात सही है। बी वाला उत्तर इसका गड़बड़ है।
कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन है कि पीलिया रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर में बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती। तो पीलिया रोग के बारे में पहला गलत है। तो पीलिया रोग में क्या होता है, पीलिया रोग में यकृत की कोशिकाएं रुधिर में बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इसलिए जब ब्लड टेस्ट होता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बड़ी दिखाई देती है ब्लड में, तो इसका मतलब कि पीलिया हो गया है। ठीक है, पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा तथा नेत्र पीले पड़ जाते हैं। तो दूसरा सही है, इसमें पहला गलत है, तो डी आंसर सही है। ए गलत है, दूसरा सही है। तो पीलिया रोग में जो वृक्क नहीं, किडनी नहीं, ये जो यकृत की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, शाखा है और अध्ययन है। तो हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, तो हर्पेटोलॉजी आप देखे होंगे, तो हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हो जाता है। डर्मेटोलॉजी में क्या होता है भाई, तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में, एक हो गया। एंथोलॉजी में क्या होता है, तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। 4 हो गया, 2 1 3 4 सही है इसका, 2 1 3 4 इसका बी वाला जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है। तो कोशिका का प्राणदायक पदार्थ कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, जीव द्रव्य है, लाइसोसोम है। तो क्या होता है प्राणदायक पदार्थ, तो वो जीव द्रव्य होता है, सी आंसर सही है, जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जोहानस पुरकिंजे ने किया था। यह कोशिका का प्राणदायक पदार्थ होता है। मानव कंकाल में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो मानव कंकाल में कौन सी हड्डी जो है पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो कंकाल में कौन सी हड्डी जो है पसलियों को जो आपस में जोड़ने का काम करती है, तो कार्पल्स है, स्टर्नम है, पैटेला है और कंडरा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम जो है ये क्या करती है, तो ये हड्डी मानव कंकाल में हड्डी पसलियों को आपस में जोड़ने का काम स्टर्नम करती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है बड़ी आंत में, अमाशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, पाचन क्रिया का अधिकतम भाग जो होता है छोटी आंत में होता है, सी आंसर सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए को जीरोप्थेलामिया कमी से होने वाला रोग जो है जीरोप्थेलामिया है, तो सही बात है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस हो जाता है, तभी सही है। विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त क्षीणता हो जाती है, तभी सही है। विटामिन ई की कमी से चर्म रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से टोकोफेरल, विटामिन ई का टोकोफेरल नाम है, टोकोफेरल। इस कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी होती है, न कि चर्म रोग होता है। ऐसे तो चर्म रोग इससे नहीं होता है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक है। तो कौन सा भाई इसमें अग्निशामक है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, फ्रेयॉन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और टेट्रा एथिल लेड है। तो अग्निशमन में कौन सा यूज होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है, इसका सी आंसर सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यूज होता है अग्निशमन में। अगला है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं। तो दूर संचार अगर करना है तो जो तरंगे हैं कौन सी होती हैं, तो दूर संचार के लिए जो है इंफ्रारेड नहीं है, अल्ट्रावायलेट भी नहीं है, दृश्य प्रकाश भी नहीं है, माइक्रोवेव होती हैं, बी सही, माइक्रोवेव भी होती हैं इसमें। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव होती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी से सही है। तो धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं और एवं उनमें ऊष्मा की अच्छी चालकता होती है। तो धातुओं में ऐसा प्रॉपर्टी होती है, ये बात सही है। दूसरा पारा धातु है, इसलिए साधारण ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान होता है। तो नहीं, ठोस अवस्था में नहीं रहता है, गलत है, तो केवल एक ही सही है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहती है, इसलिए दूसरा गलत है। अगला है एलएसडी क्या है भाई, तो एलएसडी जो है लाइसेर्जिक एसिड डाइथेलामाइड, एक इसके बारे में असत्य क्या है, तो यह एक विभ्रमी पदार्थ है, यह प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है। असत्य पूछा है तो दूसरा गलत, इसमें सत्य पहला सही है। तो यह एक विभ्रमी पदार्थ है जो कि क्लैविसेट्स पेस्पेलाई नामक कवक से प्राप्त होता है। तो प्रोटोजोआ कवक से प्राप्त होता है, विभ्रमी पदार्थ है।
ठीक है। तो जो हाइलोजिनेशन होता है या हाइलोजिनेसिक ये पदार्थ होता है, ठीक है। आदमी को भूल जाता है आदमी से, जब इसको अगर इसका सुंघा दिया गया, सेवन कर लेते हैं, उसको भूल जाता है कोई चीज़ को। हेलोजिनेशन होता है उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यदि रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब एक अल्फा कण किसी से निकलता है, अल्फा कण अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व से निकलता है तो उसके में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। द्रव्यमान संख्या 4 की कमी हो जाती है। ये 4 लिखा है, 4 की कमी हो जाती है तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो पहला वाला ही सत्य है इसमें, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 33 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो जो सेरिब्रम पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, तो सही कथन पूछा है। तो जो सेरिब्रम तथा डाई एनसीफेलान, ठीक है, सेरिब्रम तथा डाई एनसीफेलान जो है ये दोनों ही अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो पश्च नहीं अग्र का भाग होता है, ये गड़बड़ हो गया पहला। दूसरा सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। तो यही वाला सही है, बी वाला सही है, पहला वाला गलत है। सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो प्रेरणाओं का यह संश्लेषण व समन्वय होता है यहाँ पे। और ऐच्छिक पेशियों को सुनिश्चित प्रतिक्रियाओं की संवेदना प्रसारित की जाती है यहाँ से, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 कह रहा है कि उच्च वेग है, तरंग दैर्घ्य है, दाब है, ऊर्जा है। तो उच्च वेग किससे मापते हैं, तो मैक से मापते हैं। तरंग दैर्घ्य किससे मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम से मापते हैं, ठीक है। 4 हो गया। दाब कैसे मापते हैं, तो पास्कल से मापते हैं। ऊर्जा जूल से मापते हैं। 3 हो गया। 2 4 1 3 सही है इसका, 2 4 1 3, और डी वाला आंसर जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 35 नंबर का कि अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूडेशन से तात्पर्य क्या है। तो न्यूडेशन क्या होता है भाई, तो न्यूडेशन को बताना है कि अनुक्रमण की प्रक्रिया में न्यूडेशन क्या होता है। तो जो नवीन समुदाय के आगमन है तो खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो कोई खाली स्थान पड़ा हुआ है और कोई नई प्रजाति आगे से जम रही है, तो जब ये आएगी उस समय ये न्यूडेशन का काम करेगा। तो बाहर से अनेक नई प्रजातियों का अनुक्रमण क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश, नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। तो बी वाला ही इसका आंसर जो है सही है। अगला है 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो रोग दिया है, पादप दिया है। तो गुच्छा शीर्ष रोग जो होता है किसमें होता है, तो गुच्छा शीर्ष रोग जो है सही सुमेलित नहीं है, बताना हमको। तो गुच्छा शीर्ष रोग केला में ही होता है, क्योंकि केला एक गुच्छा में होता है। उकठा रोग जो अरहर में होता है, सही है। लाल सड़न रोग गन्ना में होता है, वैसे सही है। तो कोलीरोगा रोग, तो कोलीरोगा रोग आम नहीं होता, अखरोट में होता है ये। अखरोट हो गया, सुपारी हो गया, इससे कठोर चीज़ों में होता है ये, ठीक है। तो ये डी वाला गलत है, इसका डी आंसर सही है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि मैंग्रोव पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो स्तंभ मूल की, अवस्तंभ मूल की, श्वसन मूल की, चुमकांग की। तो कौन से पाई जाती हैं, तो श्वसन मूल की जो है इसमें जो है जड़ें पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वनों में श्वसन मूल जड़ें पाई जाती हैं। अगला ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में क्या होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है और श्वेत रंग की घट जाती है। तो क्या होता है इसमें, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है, तो उसे ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया, ठीक है। अगला इसमें कि मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से अगर प्रवर्तित जो पर्यावरण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। बी आंसर सही है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। अगला नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस स्थित है कहाँ पे, लखनऊ में, चेन्नई में, पुणे में, नई दिल्ली में। तो कहाँ पे ये अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है, डी आंसर सही है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस की स्थापना जो है 1977 में हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में अवस्थित है ये। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित बताना है। तो उपकरण है, ऊर्जा है, तो सही नहीं है, बताना है हमको। तो डायनामो क्या करता है भाई, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। जो मैंने बताया था पवन ऊर्जा में जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो जो आके किस में मिलती है, तो एक जनरेटर लगा होता है, जनरेटर में क्या होता है, डायनेमो होता है। तो यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये बात सही है। समझ रहे हैं बात को। अगला इसमें विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसीलिए गलत है ये।
विद्युत बल्ब क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी बात सही है। सी वाला गलत है इसमें, ठीक है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये दिखा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है, वो विद्युत मोटर करता है ऐसा, इसीलिए गलत है ये वाला। तो सी आंसर इसका सही है कि यही गलत है, असत्य पूछा था तो यही असत्य है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कि उपकरण है और आविष्कारक है। तो पनडुब्बी का जो आविष्कार किसने किया था, तो पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशलेन ने किया था, पहला ही सही है। रडार का रॉबर्ट वाटसन वाट, ठीक है रडार का। टैंक का सर जेम्स पकल या सर अर्नेस्ट स्वीटन, सर अर्नेस्ट स्वीटन ने टैंक का किया था। मशीन गन का सर जेम्स पकल ने किया था, 3 हो गया। तो पनडुब्बी का कौन है, तो डेविड बुशलेन है। रडार का रॉबर्ट वाटसन वाट है। टैंक का सर अर्नेस्ट स्वीटन है। मशीन गन का जो है सर जेम्स पकल है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर होगा सही इसका भैया, तो डी आंसर सही है, 1 2 4 3, ठीक है। 1 2 4 3 डी वाला उत्तर जो है इसका सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सही नहीं है बताना है हमको कौन सा विकल्प जो इसमें सही नहीं है। तो ग्रेवी मीटर क्या करता है, तो ग्रेवी मीटर इसमें द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को पता लगाया जाता है ग्रेवी मीटर से। हाइड्रोमीटर से इस उपकरण से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से हाइग्रोमीटर से इसकी सहायता से समुद्र में व्यापक सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो नहीं तो हाइग्रोमीटर से क्या बात है, हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है इसमें, तो ये सही गलत है। हाइड्रोफोन क्या करता है, तो इसकी सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है हाइड्रोफोन से, तो सी वाला गलत है इसमें, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा से असत्य कथन बचाना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मक बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो क्या होता है इसमें, तो आयनन ऊर्जा जो है बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पे आयनन ऊर्जा जो है बढ़ती है, सी आंसर सही है, ठीक है। आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पे में से एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो कोरंडम है, फेल्सार है, फेल्सपार है, काओलिन है, फ्लोरोस्पार है। तो कौन सा नहीं है भाई, तो फ्लोरोस्पार जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क है भैया ये। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, कारंडम है, फेल्सपार है, काओतीन है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है, ये सब है, ठीक है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। अम्ल दिया हुआ है और प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है, तो टार्टरिक अम्ल दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है। तो कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, 2 हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है, 1 हो गया। मिथेनोइक अम्ल क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है भाई, तो बिच्छू के डंक या चींटी का डंक में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल जो होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है। तो 2 1 4 3 सही है, 2 1 4 3 इसका ए वाला जो उत्तर है यही सही है। अगला है इसमें कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है, तो क्रिप्टॉन है, आर्गन है, जेनान है, रेडॉन है। तो मुक्त रूप से पाई जाने वाली गैस कौन कौन सी है बताना है आपको, तो क्रिप्टॉन है, आर्गन है और जेनान, ये जो है मुक्त रूप से पाई जाती है। रेडॉन नहीं पाई जाती है, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी जो अक्रिय गैस हैं वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग जो है रेडियो थेरेपी के रूप में कैंसर इलाज में किया जाता है रेडॉन। तो क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, तो 3 पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता। रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, 48 नंबर क्वेश्चन है। पौधा है और कुल का नाम है उसके, तो सेब है, संतरा है, टमाटर है, शलजम है, इसे कुल का नाम क्या है, तो सेब के कुल का नाम रोजेसी है। रोजेसी जो है सेब के कुल का नाम है। संतरा के कुल का नाम जो है रूटेक्सी है, 1 हो गया। टमाटर के कुल का नाम क्या है, तो सोलेनेसी है। और शलजम के कुल का नाम क्रूपसी फेरी है, 2 हो गया। तो 3 1 4 2 है, 3 1 4 2 इसका ए वाला आंसर सही है। तो याद रखिएगा सेब का जो है रोजेनेसी है, संतरा का रूटेक्सी है, टमाटर का सोलेनेसी है और शलजम का क्रूसी फेरी है, ठीक है। तो ये पूरा इनके नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, नहीं है। तो रोग दिया है या फसल दिया हुआ है, तो वार्ट रोग किसमें होता है, तो वार्ट रोग किसमें होता है भाई, तो आलू में होता है, सही है। टिक्का रोग किस टिक्का रोग किस में होता है, तो मूंगफली में होता है, ये भी सही है।
स्मट रोग ज्वार में दिया है, तो स्मट रोग जो होता है वो बाजरा में होता है, ज्वार में नहीं, बाजरा। इरगाट जो है बाजरा दिया है, तो इरगाट जो है राई में होता है, राई में, सरसों में होता है ये भी गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2, 3 और 4 सुमेलित नहीं है, डी आंसर सही है। 3 और 4 जो है सही सुमेलित नहीं है। वाट रोग आलू में होता है, टिक्का रोग मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस जो होता है एक अम्लीय रस है जो कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेजम नामक एंजाइम से बना होता है। तो असत्य पूछा है, तो पहला असत्य है। ठीक है, अग्नाशय रस एक क्षारीय रस होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है, जो कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो पहला इसमें गड़बड़ हो गया। दूसरा है कि जठर रस एक क्षारीय होता है, जठर अम्लीय होता है। ठीक है, जठर रस एक अम्लीय होता है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। तो जठर अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता, इसीलिए गलत है। तो दोनों ही इसमें असत्य दिए हुए हैं, ए आंसर सही है, दोनों ही असत्य हैं। अगला है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान निम्नलिखित में से किसके परीक्षण से किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो होता है, बीएमडी टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, एलिसा टेस्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो बीएमडी टेस्ट है, बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी, बीएमडी, ए आंसर सही है। तो बोन मिनरल्स डेंसिटी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान होती है। इसके लिए बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। किसी घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र क्या है? किसी घूमती हुई वस्तु जो घूम, जैसे पहिया घूम रहा है, इसकी गति मापने वाला यंत्र क्या है? तो काइमोस्कोप है नहीं, हेट्रोस्कोप है नहीं, टोकोमीटर है, टैकोमीटर है भाई, ये सी आंसर सही, टैकोमीटर है, हाइग्रोस्कोप भी नहीं है, टैकोमीटर से किया जाता है, सी आंसर सही है। अगला है कि दृश्य वर्णक में तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम है? तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है। ठीक है, इसीलिए हमको दूर से दिखाया जाता है लाल। तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे अधिक लाल का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पीला का होता है, फिर नीला का होता है, फिर बैगनी का होता है। तो सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है, फिर उसके बाद नीला का होता है, फिर पीला का होता है, इसका होता है। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो ये जो है आपका दृश्य वर्ण क्रम में यही इसका सही जो है उत्तर है। बैगनी है, फिर नीला आएगा, फिर पीला आएगा, फिर लाल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिखा है कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है, मतलब कि कौन प्रोड्यूस करता है, कहां से निकलता है पैराफिन? पेट्रोलियम परिशोधन का, कृषक कृषक अपशिष्ट के संसाधनों का, मधुमक्खी पालन उद्योग का, या चमड़ा उद्योग का? तो ये पेट्रोलियम परिशोधन का भाग होता है पैराफिन। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं? तो ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है और नेपेनथिस है। तो कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें जो है उपरोक्त में सभी हैं। तो क्या होते हैं कीटभक्षी पौधे? तो जो जो पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, कीटों को अपने पत्ती पे या फूल में कहीं पे भी आकर्षण का केंद्र, ऐसा ऐसा उसकी पत्तियां ऐसी बनी होती हैं या उसके पुष्प ऐसे बने होते हैं कि उसमें जो है कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं उसमें। जब जैसे वो घुसते हैं इसमें, पत्तियां बंद हो जाती हैं और उनका अवशोषण उसमें हो जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में लिखना है। तो विद्युत चालकता मतलब होता है कंडक्टिविटी, जिसमें कि विद्युत जो है आसानी से तेजी से गुजरे, तो उसका क्या लिखा है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे फास्ट जिसमें तेज वो विद्युत प्रवाह होता है, सबसे कम प्रतिरोध जिसमें होता है वो कौन सा है? तांबा है, टंगस्टन है, चांदी है, एल्युमिनियम है। तो सबसे पहला जो है, सब सर्वाधिक तेज जो है चांदी में विद्युत प्रवाहित होती है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। फिर उसके बाद में तांबा आता है, फिर उसके बाद में एल्युमिनियम आता है, फिर आता है टंगस्टन। 3 1 4 2। ठीक है, तो 96 का सी आंसर सही है, 3 1 4 2। तो टंगस्टन का मतलब समझ रहे हैं? जो टंगस्टन जो होता है, फिलामेंट जो होता है, जिसका बल्ब में जो लगे होते हैं वो टंगस्टन होता है। जो हमारे हीटर होते हैं उनमें चलता जो वायर होता है, उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए जो है तार हीट होके गर्म होता है और इसे खाना पीना हम बना सकते हैं, जब उसका अलाव ताप सकते हैं, या कोई भी गर्म चीज़ उसको जो जहाँ गर्म करना होता है हम टंगस्टन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बल्ब में भी टंगस्टन पहले आता था, जो बल्ब 100 वाट का 200 वाट का, उसमें टंगस्टन लगा होता था। ठीक है, 3 1 4 2 इसका सही आंसर है सी वाला। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट्स का उदाहरण है? तो न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट का उदाहरण क्या है? तो अस्थिमज्जा है, उदाहरण नहीं पूछ रहा है, उद्गम स्थल पूछ रहा है।
तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट जो कहाँ से निकलते हैं, तो अस्थि मज्जा से, लसिका पर्व से, तिल्ली से या वृक्कीय नलिका से। तो किससे निकलते हैं ये? तो पहला ही सही है कि अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा शरीर की अस्थियों के बीच मौजूद मुलायम एवं स्पंजी भाग होता है जिसमें रक्त का निर्माण होता है। न्यूट्रोफिल एवं लिम्फोसाइट जो होता है का उद्गम स्थल होता है। तो जो जो लोग वो खाते हैं, नॉनवेज खाते होंगे, देखते होंगे कुछ लोग हड्डी को ऐसे ठोक ठोक के उसको खाते हैं, पटक पटक खाते हैं, उसमें से जो मसाला भरा होता है और अस्थि मज्जा ही होता है जो निकलता है, उसको लोग चूस चूस के खाते हैं। वही वाला मामला है इसमें। तो कहते हैं नल्ला खा रहा है, नली जो खाते हैं। मूवी में देखे होंगे कि एक आध लोग बहुत तेज खींचते रहते हैं, हड्डी को लेकर चूसते रहते हैं उसमें, वही वाला मामला है। उसमें से अस्थि मज्जा निकलता है जहाँ पे आरबीसी बनता है, लिम्फोसाइट बनता है और न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन के बारे में क्या सत्य है, क्या असत्य बताना है इंसुलिन के बारे में। तो यह लैंगर हैस की द्वीपिका के गामा की कोशिका द्वारा स्रावित होता है। कह रहे गामा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, तो असत्य पूछा है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगर हैस की द्वीपिका बीटा से स्रावित होता है, गामा से नहीं बीटा से स्रावित होता है। पहला गलत हो गया। इसका अति श्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसके कम श्रावण से, जब कम श्राव होता है इसका, तो मधुमेह रोग हो जाता है। दोनों ही कथन गलत हैं इसके, सी आंसर से दोनों ही कथन गलत हैं इसमें, तो सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये पहला वाला जो है बात ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, गलत है। वसा जो होता है उस ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है। वसा जो है, वसा की कम मात्रा ही कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा के बराबर ऊर्जा दे देता है। तो समझ लीजिए कि अगर 2 ग्राम वसा है तो उससे अगर आपको 40 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो 10 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो तब हो सकता है आपको 40 ग्राम कैलोरी मिले। तो जो वसा होता है, इसीलिए फैट लोग खाने से मना करते हैं, फैट थोड़ा कम खाओ, वसा कम खाओ, क्योंकि कम वसा में ज़्यादा एनर्जी होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया इसका, पहला ही सिर्फ सही है। तो ये वाला आंसर सही है, पहला ही सिर्फ ठीक है। क्या था पहला? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बस सिर्फ पहला ही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में अधिक ऊर्जा होती है, कम ऊर्जा होती है वसा की तुलना में। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कथन हमको बताना है। तो हमारे भोजन में आहारी रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो हमारे में आहारी रेशा मतलब फाइबर जो होता है, जो खाने वाला फाइबर, असत्य पूछ रहा है। तो आहारी रेशे की पूर्ति जो है मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है। तो ये बात सही है। जो पौधे होते हैं, जैसे हम फल, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, तो इसमें रेशे होते हैं जो कि हमारे पेट में जो होता है, जैसे जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको चिपकने नहीं देते हैं शरीर में। ठीक है। और ब्लड ब्लड में ये जाके कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देते हैं। तो हरे पौधे होते हैं, ये जो साग सब्जियां होती हैं, उसमें जो है अधिक फाइबर मिलता है। तो पहला सही है। दूसरा है आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते। तो ये बात सही है, ये कोई भी पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं हमारे शरीर को, जो रेशे होते हैं। बस वो क्या करते हैं कि जो हमारा जो हम खाते हैं उसको बिना चिपके वो बाहर निकालने में आसानी करते हैं। ठीक है। बिना पचे, ये पचते नहीं है, तो ये लोग आराम से बाहर निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ में जो पचे हुए भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर निकल जाता है, पेट आसानी से साफ हो जाता है। जब फाइबर, एक मात्रा में फाइबर खाने से, ज़्यादा मात्रा में फाइबर खा लेंगे तो पेट गड़बड़ हो जाता है, तो लोगों को बार बार लैट्रिन जाने की अर्जेंसी हो जाती है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। इसका सी वाला आंसर जो है बिल्कुल सत्य है। अगला है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ठीक है। तो स्यूडोमोनास और सोलेनेसियरेमन, गजब नाम है भाई इन लोगों का। स्यूडोमोनास और सोलेनेसियरेम, ठीक है, नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक बनता है। तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, पोटैटो मोजैक रोग। तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग। तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग आलू का शिथिल रोग जो होता है, इसी के कारण होता है। बंटी टॉप ऑफ बनाना वायरस 1 से होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो होता है जेथोमोनास जीवाणु से होता है। जेथेमोनास जीवाणु से होता है। ठीक है। पोटैटो मोजेक रोग जो होता है पोटैटो वायरस एक्स से होता है। पोटैटो
वायरस एक्स से होता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला सही है और बाकी गलत है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परमाणु घड़ी सीजीएम संक्रमण पर आधारित होती है। तो पहला इसका जो है सत्य है। दूसरा है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है और आभासी बनता है, वास्तविक नहीं आभासी बनता है। आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो अब वास्तविक नहीं आभासी बनता है, इसीलिए गलत है दूसरा वाला। केवल एक ही सही है इसमें कि परमाणु घड़ी सीजीएम संक्रमण पर आधारित होती है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। तो वायुमंडलीय दाब में अगर कमी होती है तो क्या होता है, तो पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ही पहाड़ों पर जो खाना देर से पकता है, ये बात सही है। और दूसरा, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंडर पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। तो कम वायुमंडलीय दाब के कारण ही होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो जो फाउंडर पेन में भरी जो स्याही होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है बाहर, तो बाहर निकल जाएगी। प्रेशर अगर अधिक होता है तो उसी में दबी रहती है अंदर, इसलिए बाहर निकल जाती है। तो वायुयान में प्रेशर कम हो जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर, इसलिए फाउंडर पेन जो है बह जाती है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक में खून इसीलिए आता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे कि हमारे जो ब्लड है वो बाहर निकलने लगता है। तो डी है लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना जो है, ये जो है केशिकत्व का कारण होता है, केशिकत्व के कारण होता है, कैपिलरी कॉन्सेप्ट के कारण होता है, इसलिए डी वाला सही नहीं है। सही नहीं ही पूछा है तो डी वाला ही सत्य नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यंत्र है उसका आविष्कारक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो पहला इसमें कि रिवाल्वर का कोल्ट ने किया था। ठीक है, कोल्ट ने रिवाल्वर की खोज की थी। ट्रांजिस्टर का साकले ने किया था। टेलीविजन का जेएल बेयर्ड ने किया था। मशीन गन का कार्ल बेंज ने नहीं किया था, हमने देखा था इसके पहले वाले में कि जो मशीन गन है उसका किसने किया था। तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। जेम्स पकल ने किया था। डी आंसर से यही सही सुमेलित नहीं है, जेम्स पकल ने किया था। अगला कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है इसमें कि जो ट्यूबलाइट्स में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरे के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करता है। तो बात सही है, जो इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करता है। कारण क्या दिया हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं के साथ टकराते हैं, जिसके दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बस इतना जाता है। देखिए, दोनों ही कथन सही है मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो है ट्यूबलाइट के दोनों पोल्स पर इलेक्ट्रॉन गमन होता है, जिससे मरकरी गैस में अणुओं से टकराकर पराबैंगनी जो कलर है उत्पन्न करता है। चूंकि मनुष्य की आंखें इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए जो शीशा का ट्यूब का एक प्रदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं बात को। इसलिए जब भी आप जो है ट्यूबलाइट को फोड़ेंगे, भाई देखिए गोल ट्यूबलाइट जब फूट जाती है तो अंदर एक लेप होता है, व्हाइट कलर का लेप लगा होता है। ठीक है, तो लेप से क्या होता है कि जब इसके पराबैंगनी किरण टकराती है, लेप जो जिस तत्व का लेप लगा होता है, जिस पदार्थ का लेप लगा होता है, उसे जब टकराती है क्या, तो पराबैंगनी किरणें, तो व्हाइट ऊर्जा निकलने लगता है, जिसको हम देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला कथन है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बताना है सूची 1 है और सूची 2 है। तो सेब जो है क्या, सेब में क्या मिलता है, तो सेब में मैलिक एसिड मिलता है, 4 हो गया। शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल होता है, 1 हो गया। सिरका में आपको लैक्टिक अम्ल मिलता है, कि खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है, 3 हो गया। सिरका में आपको मिलता है एसिटिक अम्ल, 2 हो गया। तो 4 1 2 3 सही है। तो 4 1 2 3 इसका बी वाला जो उत्तर है यही सही है। तो इसको अंदाज से भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के। अगला है क्लोरीन गैस की खोज 1774 में किसने की थी। तो क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी भाई, तो हैम्फ्री डेवी ने, कार्ल विल्हेम सीले ने। तो कार्ल विल्हेम सीले ने की थी, बी आंसर इसका सही है, कार्ल विल्हेम सीले ने क्लोरीन गैस की खोज की थी। अगला 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, तो इरेप्सिन है, यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ये बात सही है, पेप्सिन है प्रोटीन का पेप्टॉन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। सुक्रोज क्या, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो यही मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो छोटी आंत में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं, इसमें सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है।
तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदला जाता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में बदलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो इसमें एंजाइम, छोटी आंत में जो एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, फ्रक्टोज में बदलता है, तो इसीलिए गलत है ये, सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं फ्रक्टोज में बदलता है। सी वाला गलत है, इसीलिए सी वाला सही है, गलत पूछा ही था। लाइपेज क्या करता है, तो वसाओं को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, लाइपेज। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिक के कार्यों के अंतर्गत आता है। तो ब्रिक के कार्य पूछ रहा है, तो किडनी के कार्य पूछ रहा है, तो यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है, तो सही है। यह रक्त में पाराशरणिक दाब का नियंत्रण करता है, तो ये भी ठीक है। शर्करा अमीनो अम्ल आदि 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 शेष भाग का निष्कासन करता है, तो ये भी ठीक है। तो सभी सत्य हैं, बी आंसर से सभी जो है सत्य। इसमें 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन विचार करना है। तो पहला कि अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अल्फा लिनोलोनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा है, मानव शरीर की कोशिकाओं किसी भी प्रकार के वसा अम्ल का संश्लेषण नहीं करती। असत्य कथन पूछा, तो दोनों ही असत्य हैं, सी आंसर सही है। तो अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, और अलसी या तीसी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाओं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं करती। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों की संश्लेषण नहीं करती हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती, किसी प्रकार की नहीं। तो जो द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी सिंपली कैनॉट सिंथेसाइज इसेंशियल फैटी एसिड, तो नहीं करती हैं, दोनों करती हैं, इसीलिए गड़बड़ है गया। तो दोनों ही कथन गलत हैं। अगला है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। परजीवी जीवों का अध्ययन जो होता है किसमें होता है, तो वायरोलॉजी में होता है, मिरमेकोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी होता है। किसमें होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से किसी में नहीं होता है। तो पैरासाइटोलॉजी परजीवी का वैज्ञानिक अध्ययन है। पैरासाइटोलॉजी होता है जिसमें परजीवियों का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है। और बैक्टीरियोलॉजी में आपका बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, जीवाणुओं का अध्ययन होता है। अगला है, यौगिक है और उपयोग है। तो अमोनिया रेयान बनाने में यूज होता है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यौगिक और उपयोग दिया हुआ है, तो अमोनिया दिया हुआ है। अमोनिया कह रहा है कि अमोनिया का उपयोग होता है रेयान बनाने में, तो सही है। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद बनाने में। सल्फर सिंदूर बनाने में नहीं यूज होता। सल्फर का उपयोग औषधि बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में यूज होता है। ठीक है, सिंदूर बनाने में मुख्यतः पारा का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, सिंदूर बनाने में पारा का यूज होता है, पारा। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता पूछ रहा है, किसको कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को, ठीक है, ट्रेविरेनस को, लैमार्क को, रॉबर्ट हुक को। तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, यही आंसर सही है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से सही सुमेलित है। 74 में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है बताना है हमको, 74वें नंबर का। तो उत्परिवर्तनवाद जो है हायुंगो डी ब्रिस ने दिया था। तो पहला सही है। प्राकृतिक वर्णवाद जो है डार्विन ने दिया था, तो ये भी ठीक है। अनुवांशिकी जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। उपरोक्त में सभी सही हैं, डी वाला जो उत्तर है ये सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है भाई। तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन जो सोरोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो होता है साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, एक हो गया। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोनोलॉजी कहलाता है, एंटोमोनोलॉजी कहा जाता है कीटों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है।
कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। 2143 सही है इसका, 2143 बी वाला जो उत्तर है वो सही है, 2143। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो रक्त में थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन रहता है, ठीक है। तो रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा है मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो जब मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण जो है लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिन्हें एंटीजन भी कहते हैं। तो मनुष्यों के रक्त की भिन्नता में का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। तो रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाता, लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिनमें एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंटीजन के कारण होता है, एंटीजन एंटीबॉडी करने एंटीजन के कारण होता है। दूसरा गलत हो गया। तो सत्य कथन पूछा तो केवल एक ही सत्य है, ए वाला। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, कौन सही है। तो अभिकथन कह रहा है कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो सही है। कारण है कि इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अग्नाशयी जो रस होता है, तो अग्नाशयी जो रस होता है वो क्षारीय माध्यम, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7.5 से 7.8.3 के बीच होता है। 3 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के एंजाइम होते हैं, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं इसमें, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ठोस में श्यानता नहीं होती, तो ठोस में श्यानता नहीं होती कह रहा है, तो हमको सत्य कथन चुनना है इसमें, ठीक है। तो ठोस में श्यानता नहीं होती, ठीक है। द्रवों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, तो ताप बढ़ने पर घटती है। ताप बढ़ने पे कोई भी चीज जो होता है गर्म होकर ढीला होता चला जाता है, तो ढीला जब होगा तो उसकी श्यानता कम होती है, तो गलत हो गया। गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, तो गैसों में जो है ताप बढ़ने पर गैस में श्यानता बढ़ती है, ताप बढ़ने पर गैस में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती नहीं है, बढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ही सही, इसमें सी वाला उत्तर जो है सत्य है, बाकी सब गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का सीधा दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका, और पानी से भरे बर्तन में सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ दिखाई देना। तो कौन सा उदाहरण नहीं है किसका? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो सी वाला है। रेगिस्तान में मरीचिका जो है TIR का है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है, क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है TIR, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो संस्था है और स्थल है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है आगरा का है, तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है? आगरा में, ये बात सही है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो हैदराबाद में, ये भी ठीक है। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में है, तो ये भी ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली दिया है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय जो दृष्टिहीन संस्थान है वो देहरादून में अवस्थित है, ठीक है, देहरादून में है, देहरादून। अगला है कि 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थैलोफाइट स्पाइरोगाइरा, तो निम्नलिखित में से उपरोक्त में से युग में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। जो थैलोफाइट होते हैं उसके पूछा, जो थैलोफाइट है स्पाइरोगाइरा होते हैं, उसमें बायोफाइट मांस होते हैं और टेरिडोफाइट जो फर्न होते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो तीनों ही सही सुमेलित है, इसमें डी आंसर सही है। तो थैलोफाइट जो होते हैं स्पाइरोगाइरा होते हैं, बायोफाइटा जो है मांस होता है, और टेरिडोफाइटा जो है फर्न होता है, ठीक है। तीनों ही सत्य है इसमें। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या सत्य है। तो अभिकथन कह रहा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। तो पहला सही है। कारण बता रहा है कि चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, तो दोनों ही कथन सही है, उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जो है चांदी वस्तु काली हो जाती है, तो वस्तु वायु में उपस्थित जो सल्फर के साथ अपक्रिया करके जो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसकी परत में चांदी जो है काली होती है। तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन दिया सल्फर होना चाहिए था, तो इस वजह से इसका जो है पहला तो गलत, पहला से दूसरा गलत हो गया। सी आंसर सही होना चाहिए इसका। तो चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से नहीं, सल्फर से अभिक्रिया करके
सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। सी उत्तर सही है इसका। अगला है एक्सो एक्सोपैथेलमिया। एक्सोपैथ एक्सोपैथेलमिया रोग में क्या होता है? तो एक्सोपैथलोमेस में या एक्सोपैथलेमिया में रोग में अंतर्गत जो है आंख के राड और कोन से समाप्त हो जाते हैं, कार्निया खराब हो जाता है, आंख फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाती है। तो सी आंसर सही है इसमें। आंख जो फूलकर जो है नेत्रकोटर से बाहर निकल जाती है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण ऐसा ये रोग होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है अधिक हो जाता है, तो एक्सोपैथेमी एक्सोथैल्मिया रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जिन विलयन का पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है। जिन विलियम का 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। उदासीन विलियम का पीएच 7 होता है। तरह असत्य कथन कौन सा है? तो कोई भी असत्य नहीं है, डी आंसर सही है। कोई भी इसमें असत्य नहीं है। 84वें का डी आंसर सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो पर्यावरण के संदर्भ में, पेटेंट के संदर्भ में, बीमारी के संदर्भ में, मिसाइल तकनीक के संबंध में। तो पेटेंट के संबंध में होता है, बी आंसर सही है। एवरग्रीनिंग शब्द जो है प्राय पेटेंट के संदर्भ में यूज किया जाता है। समांतर जो ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत जो है पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, परंतु कंपनियों इसको किसी न किसी प्रकार से विलंब पैदा करके बढ़ाती रहती हैं, और इस व्यवहार को हम एवरग्रीनिंग कहते हैं। पेटेंट सरकार द्वारा आविष्कारक निर्माता को दिए गए अधिकारों का एक समूह होता है। तो पेटेंट में एवरग्रीनिंग आता है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। जो टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के बारे में बताना क्या सही है? तो इसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा बीज के गुण को पृथक कर दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के गुण को अलग पृथक कर दिया जाता है एवं उसके स्थान पर अन्य जीनों को समावेशित कर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। पहला सही है। दूसरा, पुराने बीज से बार बार फसल प्राप्त की जाती है। तो पुराने बीज से बार बार फसल प्राप्त की जाती है। तो असत्य कथन पूछा है तो केवल दूसरा असत्य है इसमें। तो जो इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टर्मिनेटर बीज होते हैं, तो उसको बस एक बार वो जमेंगे जमीन से, एक बार उनसे आप उत्पादन कर सकते हैं। दोबारा उसको, अब वो टर्मिनेट हो जाते हैं, दोबारा उनको जैसे गांव में कहते हैं बेहन रख दिया गया है। तो बेहन रखने के बाद अगले साल फिर से उसी को जमा के, जैसे धान की खेती अगर अभी लगाया गया है, रोपा गया है धान, तो पहले धान को बो के उसका बीज निकाला जाता है। बीज जब आ जाता है तो जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बीज, उसका धान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उस पौधे को उखाड़ के हम लोग उसकी रोपाई करते हैं। ठीक है। तो पुराने धान को भी हम रख देते हैं, अगले साल उसका रोपाई करते हैं बो के। ठीक है। मगर जो अन्य बात है, जैसे मान लीजिए कि टर्मिनेटेड बीज अगर धान हो रहेगा, टर्मिनेटेड बीज प्रौद्योगिकी से बना हुआ धान जो रहेगा, अगले साल वो जमेगा नहीं। ठीक है। तो बार बार उस बीज को बार बार, पुराने बीजों से बार बार हम फसल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। केवल 2 गलत है इसमें, ए वाला आंसर सही है। केवल 2 गलत है 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। तो असत्य कथन इसमें पूछा है, तो पहला सत्य है इसमें। तो यही बात सत्य है कि 0 से लेके -150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक कहते हैं। दूसरा है कि इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक तथा ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो द्रव चलित जो रॉकेट में प्रणोदक होते हैं इसी तकनीक पर आधारित होते हैं, बहुत कम तापमान पर भरे जाते हैं, और इस तरह से रॉकेट जो इंजन में अत्यधिक ठंडी गैस, द्रव गैसें को ईंधन तथा ऑक्सीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे बात को? इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन क्रमशः ऑक्सीकारक है और ऑक्सीजन जो है ईंधन है। तो यही गलत है, उल्टा हो गया ये। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अत्यंत ठंडी द्रव गैस को ईंधन तथा ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी जो द्रव होती है, द्रव गैसों को ईंधन तथा ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। तो दूसरा वाला गलत है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरह से यूज नहीं किया जाता। ठीक है। ये गलत है, तो केवल दूसरा वाला सही है इसमें, कि यही असत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा वाला थोड़ा घाल में हो जा रहा है, समझ नहीं पा रहे होंगे आप। तो हाइड्रोजन जो है हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। इसमें द्रवित हाइड्रोजन गैस जो है शून्य से 253 डिग्री सेंटीग्रेड तक
कम तापमान पर द्रवित ऑक्सीजन गैस 0 से 183 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर अलग अलग भरा जाता है इनको। ठीक है, तो इस तकनीक में हाइड्रोजन ईंधन जो है हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है, याद रखिएगा। दूसरा वाला गलत था। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वाटर गैस जो होती है वो क्या होती है? तो वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो CO और H2 होता है, CO प्लस H2, पहला सही है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? CO प्लस N2 होता है, तो ये भी सही है, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 होता है। प्राकृतिक गैस मीथेन और इथेन होता है, तो मीथेन इसमें जो है 83% होता है और 16% जो होता है इसमें इथेन होता है, तो ये भी सही है। तो सभी सुमेलित हैं इसमें, डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला, निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है? तो तरंग दैर्ध्य जो है अवरक्त किरण है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है, तो हम लोग दृश्य प्रकाश वाला देखे थे कि कौन सा कलर जो है तरंग दैर्ध्य में कम है, तो बैगनी सबसे कम था, सबसे अधिक जब देखे थे तो रेड था तरंग दैर्ध्य में। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक गामा किरण, सबसे कम जो होता है गामा किरण का होता है तरंग दैर्ध्य। उसके बाद एक्सरे आता है, फिर पराबैंगनी आता है, पराबैंगनी, फिर आता है दृश्य प्रकाश, फिर से आता है अवरक्त, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो तरंग। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल किए गए तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में आरोही क्रम में दिया गया है। तो मतलब क्या है? तो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, ये समझ रहे हैं कि सबसे अधिक जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो होता है, रेडियो तरंगों का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है गामा का होता है, मगर इसकी जो आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कौन सा होगा इसमें? तो सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें एक्सरे आएगा, गामा आएगा, तो गामा गलत हो गया, ये एक्सरे आएगा, फिर पराबैंगनी आएगा, फिर दृश्य प्रकाश आएगा। तो इसका सी वाला जो उत्तर है यही सत्य है। तो याद रखिएगा, गामा है, एक्सरे है, पराबैंगनी है, दृश्य है, अवरक्त है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। ठीक है, इस तरह का क्रम हुआ है किसके लिए? तो ये जो है तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। ठीक, तो गामा, एक्सरे, फिर से आता है आपका पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, फिर आता है अवरक्त, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर अब आता है रेडियो तरंग। ठीक है, तो सी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि दंसिका निमेटोसाइट्स, दंसिका जो है पाया जाता है किसमें? दंसिका किसमें पाया जाता है भाई? तो पोरीफेरा में, एनीलीडा में, सिलेंट्रेटा में, निमेडो निमेटोड्स में। तो किसमें पाया जाता है? तो सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो सी आंसर से सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी वाला जो आंसर है वो सही है। तो दंसिका जो होता है की उपस्थिति सेलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का विशेष लक्षण है। इसकी सहायता से ये जीव जो हैं अपने शिकार को पकड़ते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं। इसमें हिप्नोटॉक्सिक नामक जहरीला पदार्थ भरा होता है। ठीक है, दंसिका वही होता है। सिलेंट्रोटा जो है संघ के जो जीव हैं, जंतु हैं, उनको उसमें पाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो फीता कृमि, मादा मच्छर, जोंक, समुद्री एनीमोन। तो समुद्री एनीमोन नहीं है, बाकी जो मादा मच्छर है वो काटती है। फीता कृमि पेट में रहता है। जोंक जो है मनुष्य का या जीव जंतुओं का खून चूसती है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य होता है। तो मधुमक्खियां जो है एक विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिसको उसका कारण उसका जो उद्देश्य होता है मनोरंजन नहीं होता, आक्रमण से रक्षा नहीं, जनन नहीं है, भोजन के स्रोत की सूचना देते हैं लोग। तो हनी बी जो होते हैं, इन दो प्रकार के नृत्य देखे गए इनमें। उनकी भाषा है ये कि जिसके माध्यम से वो संदेश पहुंचाते हैं कि ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। स्रोत नज़दीक है तो गोलाकार नृत्य करते हैं, अगर स्रोत नज़दीक है तो गोल गोल ऐसे नाचेंगे, गोलाकार नृत्य करते हैं, राउंड डांस करते हैं। यदि दूर है तो बैगल डांस करते हैं, टेल वैगिंग डांस। तो यूपीएससी पूछा था एक बार कि जो मधुमक्खियां टेल वैगिंग डांस क्यों करते हैं? तो भोजन की स्रोत की सूचना देने के लिए करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कियोटेरिक्स के जीवाश्म की खोज की थी। तो आर्कियोटेरिक्स जीवाश्म की खोज किसने की थी? क्यूवियर ने
लेमार्क ने, एड्रिया बैगनर ने, गैल्टन ने। तो किसने की थी भाई? तो बैगनर ने की थी। ठीक है। अगला दालचीनी या सिनेमन होता है, क्या होता है? पौधे का राइजोम, पौधे की छाल, पौधे का फल, पौधे का बीज। तो क्या होता है ये? तो पौधे की छाल होती है, बी आंसर सही है। पौधे की छाल होता है, याद रखिएगा। 95 सफेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक नाम किस में रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, यही पूछ रहा है। तो केरोसिन में, अमोनिया में, अल्कोहल में, जल में। तो कहाँ रखा जाता है इसको? तो जल में रखा जाता है, डी आंसर सही है। सफेद फास्फोरस जल में अविलेय होता है। साधारणतः ताप पर यह वायु में स्वतः जलने लगता है, क्योंकि इसका ज्वाला या ताप बहुत कम होता है। ज्वलन या ताप बहुत कम होता है। वायु में बचाने के लिए इसको सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, वायु से बचाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, इस फंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो इस फंक्टर नामक जो कपाट होता है मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ग्रास नली और अमाशय के बीच, अमाशय एवं छोटी आंत के बीच, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच, और अलिंद व निलय के बीच। तो कहाँ पाई जाती है? तो ग्रास नली और अमाशय के बीच में इस फंक्टर नामक जो है कपाट पाया जाता है। ठीक है। अगला है, छोटी आंत के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो छोटी आंत के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का जो है पूर्ण पाचन होता है? तो ग्रहणी में, या ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम, क्षुद्रांत इलियम में, या मध्यांत जेजूनम में। उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पे होता है बताना है आपको। तो क्षुद्रांत में होता है, क्षुद्रांत इलियम में होता है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन। अगला, मानो हृदय की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी, मध्य और भीतरी परत। क्रमशः ये कितने, क्रमशः इनका क्रम बताना है हमको। तो एपी कार्डियम होता है, तो पहले एपी होता है, एपी कार्डियम, फिर मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम, फिर एडी होता है। तो सबसे पहले एपी आता है, फिर यम आता है, फिर एडी आता है, याद रखिएगा। तो एपी जो है पहले आता है, यम पहले बाद बीच में आएगा, एडी बाद में आता है। तो एपी कार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होता है। सी वाला उत्तर सही है इसका। सी वाला जो उत्तर है यही सत्य है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है मस्तिष्क के भाग हैं, उनके कार्य हैं। ठीक है। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य बताना है। तो प्रमस्तिष्क या सेरिबेरम जिसको कहते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम कहते हैं इसको। ये क्या करता है भाई? तो ज्ञान, चेतना और विचार के में सहायता होता है। ज्ञान, चेतना और विचार 3 हो गया। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम है ये, सेरेबेलम पहला सेरब्रम है, सेरब्रम, और सेरिबेलम दूसरा है। तो क्या करता है? तो ये जो है शरीर का संतुलन बनाता है। 4 हो गया। थैलेमस क्या करता है? जो थैलेमस होता है, दर्द का एहसास करवाता है थैलेमस। ठीक है, दर्द का एहसास करता है थैलेमस। मेडुला क्या करती है? मेड्यूला, तो मेडुला जो है श्वास, हृदय गति और पाचन नियंत्रण करती है। तो 1 हो गया। तो 3 4 2 1 सही है। 3 4 2 1 इसका बी वाला जो उत्तर है सही है। 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 सत्य है इसमें। याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क जो होता है वो जो है ज्ञान और चेतना एवं विचार की सहायता करता है। अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाता है। थैलेमस जो होता है दर्द का एहसास कराता है। और मेडुला जो होता है वो श्वसन, हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है। तो सी 3 1 4 2 सही है इसका। सॉरी, 3 4 2 1 सही है ना। 3 4 2 1 इसका बी वाला जो उत्तर है वही सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और हार्मोन है। तो पैराथाइराइड क्या करता है? तो मेलाटोनिन, सोमाटोस्टाटिन, गैनेडोट्रोपिक, कैल्सीटोनिन। तो पैराथाइमस क्या करता है भाई? पैराथाइमस कौन सा निकलता है? तो कैल्सीटोनिन निकालता है पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड क्या करता है? कैल्सीटोसिन निकालता है। 4 हो गया। पीयूष ग्रंथि क्या करती है भाई? तो पीयूष ग्रंथि गोनेडोट्रोपिक निकालती है, गोनेडोट्रोपिक। 3 हो गया। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? तो पीनियल ग्रंथि जो होती है मेलाटोनिन निकालती है। अग्नाशय क्या करता है? तो सोमाटोस्टाटिन निकालता है। ठीक है, 2 हो गया। 4 3 1 2 सही है इसका। 4 3 1 2 जो डी वाला आंसर है ये सही है। 4 3 1 2। तो पैराथायराइड क्या करता है? तो कैल्सीटोनिन निकालता है। पीयूष क्या करता है? तो गैनेडोट्रोपिक निकालता है। पीनियल क्या करता है? तो मेलाटोनिन निकालता है। और अग्नाशय जो है सोमोटोस्टाटिन निकालता है। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। सी ने डी आंसर सही है इसका। क्या बोल रहा हूँ, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें,
कि कथन कारण वाला क्वेश्चन 104 नंबर का क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि एजाइना रोग हृदय संबंधी विकार है। एंजाइना रोग जो है हृदय संबंधी विकार है। एंजाइना रोग में हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, असमर्थ हो जाता है, जिससे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। तो कौन सा कथन सही है बताना है आपको। पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है कि एजाइना रोग जो होता है हृदय संबंधी विकार है, जो भित्ति को सुचारू रूप से रुधिर प्राप्त नहीं होता होने के कारण होता है। और कपाटीय रोग में हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से करने में असमर्थ हो जाता है, जिसे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। तो ये जो है कपाटी रोग के बारे में है, कपाटीय रोग। ठीक है, तो ये गलत है। एक ही सही है, तो सी वाला आंसर सही है कि ए सही है, किंतु आर गलत है इसमें। ठीक है, सी वाला सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक यौगिक को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो लाल दवा के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है। तो विरंजक चूर्ण को नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं, पोटेशियम पर मैग्नेट को जाना जाता है। सी आंसर सही है, पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल दवा के रूप में जाना जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में हम ड्यूटेरियम, भारी जल, कार्बोनेडियम, टाइटेनियम, तो किसका यूज कर सकते हैं भाई। तो हम लोग इसमें भारी जल का यूज करते हैं, D2O का। बी आंसर सही है। तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका अणुभार जो 20 होता है। भारी जल का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, भारी जल का उपयोग। अगला है प्रयोगशाला, 104 नंबर का। प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच है, सोडा कांच है, फ्लिंट कांच है, या पायरेक्स कांच है। तो किस कांच का यूज किया जाता है। तो पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है, डी आंसर सही है, पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है। अगला है इसमें कि यदि पानी 12 लीटर हो तो वह जमने के बाद कितना होता है। अगर पानी जो है 12 लीटर है तो जमने के बाद 12 लीटर ठोस में बदल जाएगा, 12 लीटर से कम ठोस में बदल जाएगा, 12 लीटर से अधिक ठोस बन जाएगा। तो क्या होता है भाई। तो 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा। तो अधिकतर द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो वे सिकुड़ते हैं, किंतु पानी के साथ स्थिति इसके विपरीत है। पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय फैल जाता है। यदि पानी 12 लीटर हो तो वह जमने के बाद 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ बदल जाता है, अतः बर्फ जमने पर पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा। सी आंसर सही है कि 12 लीटर जल को अगर आप जमाते हैं तो 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा ये। अगला है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से चलने वाले अधिक कष्ट होते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने वाले भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। क्यों। कि भाप में गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। तो इसका जो है पहला ही सही है, ए आंसर ठीक है। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर कष्ट होता है, क्योंकि दोनों, यद्यपि दोनों का ताप 100 सेंटीग्रेड ही होता है, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड के अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के ताप भी गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। इसलिए जब भी हम जलते हैं तो अधिक हमको भाप से जलने पर ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा छुपी होती है ऊष्मा में। ठीक है, अगला है साइटोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिसका उत्पन्न किया जाता है। तो साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है पर्दे पर चित्र, इंद्रधनुष, कृत्रिम मौसम, विद्युत ऊर्जा। तो क्या किया जाता है भाई इनसे। तो कृत्रिम मौसम साइटोट्रॉन से बनाया जाता है। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कणकीय वायु प्रदूषण है। तो कणकीय वायु प्रदूषण कौन सा है भाई इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन भी नहीं है, एरोसॉल होता है। सी से एरोसॉल जो है कणीय प्रदूषण होता है, याद रखना है। ठीक है, सॉलिड जो पर्टिकुलर सस्पेंशन या सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वायुमंडल में, तो वो एरोसॉल होता है, जो कण के द्वारा होता है। जैसे कण जैसे देखते हैं, जैसे कण उड़ रहा है, ऐसे हवा में उड़ता रहता है, छोटे छोटे कण होते हैं, एरोसॉल होता है वो। 109 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी के उपचार हेतु सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी के उपचार के लिए सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग प्रांटोसिल की खोज जो है 1932 में की गई थी। तो सही कथन पूछ रहा है हमसे, कौन सा सही है। पहला सही है, सीबाजोल एक सल्फा औषधि है। ये भी सही है, सीबाजोल जो है भी एक प्रकार का सल्फा औषधि है। तो दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भाई। तो मात्रा है और एसआई मात्रक है उसका। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर से नापी जाती है, तो भी सही है, ओम मीटर से नापी जाती है। रेडियो पदार्थ का
रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है क्यूरी से मापा जाता है, तो क्यूरी से नहीं मापा जाता है, ठीक है। तो किसी भी रेडियो पदार्थ की जो सक्रियता इकाई में अपचय होता है, होने वाली संख्या को बढ़ाता है, तो एसआई मात्रक में इसकी इकाई बेकुरल है, क्यूरी नहीं है, बेकुरल है। क्यूरी इसका गैर एसआई मात्रक है, ठीक है, क्यूरी इसका गैर है, बैकुरल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रिय इकाई जो एसआई मात्रक में बैकुरल है, दाब का पास्कल है, कार्य का जूल है, एसआई मात्रक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? तो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती कौन सी? प्रकाश है, ऊष्मा है, ध्वनि है, विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि जो है वो जो है निर्वात में गति नहीं कर सकती है, डी आंसर से ध्वनि। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें 112 नंबर का, कि पारेख का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो किस लिए किया जाता है? तो उच्च संचालन शक्ति होती है इसकी। तो पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च संचालन शक्ति होती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तो उच्च संचालन शक्ति के कारण तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तन को भी दर्ज कर लेता है, इसीलिए इसका हम उच्च संचालन शक्ति इसमें होती है, इसीलिए इसका यूज हम करते हैं बुखार मापने वाले यंत्रों में या कोई भी तापमापी में। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नोबेल तेल को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, तो सही बात है, कहते हैं। पिक्रिक अम्ल को ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, भी ठीक है। गन कॉटन को नाइट्रो सेलुलोज कहते हैं, तो पूरी तरह से सभी सही हैं, डी आंसर सही है। तो इंपॉर्टेंट है नोबेल तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल ट्राई नाइट्रोफिनॉल और गन कॉटन नाइट्रो सेलुलोज होता है, ठीक है। कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन इसमें 114 नंबर का, कि धूप के चश्मे में क्रूक कांच का उपयोग किया जाता है। तो ये पहला सत्य है कि जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें क्रूक कांच का यूज किया जाता है। कारण है कि क्रूक कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो सही बात है, क्रूक कांच में पराबैंगनी किरणों की अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। दोनों कथन सही है और सही उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला आंसर सही है, दोनों कथन सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। सूची 1 है, सूची 2 है। तो इंसुलिन, एंजाइम, स्मरण क्षमता और यूरिया संश्लेषण। तो इंसुलिन जो होता है कहाँ से निकलता है भाई? इंसुलिन किसका बना होता है? इंसुलिन में जस्ता होता है, ठीक है, जस्ता। 4 हो गया। एंजाइम होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, 3 हो गया। स्मरण क्षमता जो होती है सेरिब्रम में होती है स्मरण क्षमता, 2 हो गया। यूरिया संश्लेषण होता है यकृत से, 1 हो गया। तो 4 3 2 1 है, 4 3 2 1, बी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 16 नंबर का है कि निम्नलिखित में से एक जीवधारियों के समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवधारियों के समस्त जैविक रासायनिक क्रियाओं का नियमन करता है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन करता है, डी आंसर सही है, प्रोटीन करता है ऐसा। अगला है आंत के अंदर की जो परत है बनी होती है किसकी? कार्टेक्स की, पेरिटोनियम की, एपिथीलियम की, नेफ्रॉन की। तो किसकी बनी होती है भाई वो? तो एपिथेलियम की बनी होती है, सी आंसर सही, एपिथेलियम की। तो आंत एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। आंतों के अंदर की परत जो है एपिथेलियम कोशिका की बनी होती है। ये कोशिकाएं कुछ लवणों का उत्सर्जन करती हैं, ये लवण मल के साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अगला है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण ग्रेफियम पुटक के थीका इंतरना द्वारा किया जाता है। तो सही पूछा है, तो पहला गलत है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण जो होता है ल्यूटियम द्वारा किया जाता है। इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः गर्भावस्था के लिए यह हार्मोन आवश्यक है, जबकि एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है, जिसका श्रावण जो है ग्रेफियन पुटक के थीका इंटरना द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन द्वारा मादा विभिन्न जननांगों का विकास होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन का। याद रखिएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण जो होता है ल्यूटिका द्वारा होता है, ल्यूटिका द्वारा, इसलिए गलत है पहला वाला। इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। सामान्य गर्भावस्था के लिए यह हार्मोन आवश्यक है, जबकि
एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन होता है लिंगी हार्मोन, जो ग्रेफिया पुट्टा के थीका इंटरना से निकलता है। ठीक है। दूसरा है इसे गर्भ हार्मोन कहते हैं, तो सही है, दूसरा वाला सही है इसमें, कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो गर्भ हार्मोन भी कहते हैं इसको, तो ये सही है, दो वाला बी आंसर सही है। अगला है कि तारक को क्या होता है, पिच क्या होती है। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है तारत्व होता है या पिच होता है, जो निर्भर करता है किस पे, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, गुणता पर या आयाम पर। तो किस पे निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है, ए आंसर सही है। तो ध्वनि का अव्वल लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटा या पतला कहते हैं, तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। स्पाइरोमीटर से मापा जाता है, तो स्पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है भाई, तो नाड़ी का माप नहीं, श्वास माप का मापन किया जाता है, बी आंसर सही है, श्वास का मापन स्पाइरोमीटर से किया जाता है। श्वास द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 मिली ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और 220 मिली ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। 250 मिली ऑक्सीजन अंदर जाती है और 220 मिली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है भाई, तो फ्रेसियम है, एस्टेटाइन है, जर्कोनियम है, ट्रीटियम है। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है, तो जर्कोनियम जो है ये रेडियो तत्व नहीं है, सी आंसर सही है, जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, ये समान ऐसे तत्व हैं जिसका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है, वो रेडियो एक्टिव तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो 80 से अधिक वाले जो परमाणु क्रमांक है वो रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो जर्कोनियम जो है इसका जो परमाणु क्रमांक जो है 40 है, यह जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। असत्य क्या है, ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। तो ट्रांस वसा जो है ऐसा करता है, वनस्पति की वसा ट्रांस वसा होती है। तो कौन सा सही है, तो कौन सा असत्य है, तो दूसरा असत्य है इसमें, बी वाला, केवल दो असत्य इसमें। तो ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा के में आते हैं। तो वनस्पति तेल ट्रांस वसा नहीं होता, याद रखिएगा, दूसरा इसमें सही है। तो वनस्पति वसा जो है ट्रांस वसा नहीं होता, इसीलिए गलत है, कह रहा है ट्रांस वसा है तो गलत, असत्य पूछा तो दूसरा असत्य है इसमें, बी वाला सही है। और पहला जो ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित, अगला है 123 नंबर का क्वेश्चन है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, ऑक्सिन है। तो एथिलीन पाया जाता है, सी आंसर सही है, एथिलीन जो है गैसीय पादप हार्मोन होता है, जो फल पकाने में काम आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि, पैरोटिक ग्रंथि, सब मैडिकुलर ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है, 124 का आंसर है। तो पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, झूठा सोना किसे कहते हैं, तो रोल्ड गोल्ड को, आयरन पायराइड्स को, आरिक क्लोराइड को, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को। तो किसको कहते हैं भाई, तो आयरन पायराइड को कहते हैं झूठ गोल्ड। रोल्ड गोल्ड आमतौर पर गुणवत्ता वाले टिकाऊ आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आयरन पायराइड या खनिज पायराइड को झूठा सोना कहा जाता है या मूर्खों का सोना कहा जाता है। आरिक क्लोराइड का इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से फोटोग्राफी और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। शराब एवं साइट्रिक अम्ल के उत्पाद में पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शराब तथा साइट्रिक अम्ल के उत्पाद में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों का ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे सुरक्षित खाना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखना है। लाइसोसोम नामक एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है रुधिर में, मूत्र में, पसीने में, बाल में। तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है भाई कहाँ पाया जाता है, तो वो पसीने में पाया जाता है, सी आंसर सही है। तो लाइसोजाइम नामक जो विषाणुनाशक एंजाइम पाया जाता है पसीने में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एल्केलाइड है और कार्य है। तो क्यूनिन है, रेसरपिन है, थीइन है, मॉर्फिन है। तो मॉर्फिन जो होता है दर्द निवारक होता है, 2 हो गया इसका।
तो डी का दूसरा आपको पता होगा तो आप लगा ही सकते हैं इसका, एक ही डी का दूसरा है, तो डी आंसर सही हो जाएगा इसका 128वें का। 128वें का डी वाला उत्तर जो है सही होगा। तो क्यूनिन क्या करता है भाई? तो क्यूनिन जो है मलेरिया का उपचार करता है, 3 हो गया। रेसर पिन क्या करता है भाई? तो रेसर पिन जो है रक्तचाप का उपचार करता है, 4 है। थीन क्या करता है? थीन जो है उत्तेजक होता है, 1 हो गया। मार्फिन जो है दर्द का निवारक है, 2 हो गया। तो 4 3 4 1 2 सही है इसका, 3 4 1 2, इसका डी वाला उत्तर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्लोरोफिल निम्न में से किस एक का मिश्रण होता है? तो मैग्नीशियम और प्रोटीन का होता है, बी आंसर सही है। क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम और प्रोटीन का मिश्रण होता है, 129 नंबर का जो है बी आंसर सही है, मैग्नीशियम होता है इसमें। ठीक, इसी से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है। तो मूली में तीखापन किससे आता है? तो मूली में जो तीखापन आता है वो आइसोसाइनेट से आता है। ठीक है, मूली में तीखापन जो होता है आइसोसाइनेट से आता है, पहला हो गया। तेजपत्ते में सुगंध जो तेजपत्ते में जो सुगंध है वो किससे आती है? तो सिनेमिक एल्डिहाइड से आती है। ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड से आती है, 3 हो गया। आलू का हरा रंग किससे आता है? तो सोलेनिन से आता है आलू का हरा रंग। मिर्ची में चरपराहट जो है कैप्सेसिन से आता है, 4 हो गया, कैप्सेसिन। 1 3 2 4 सही है इसका, 1 3 2 4 बी वाला उत्तर सही है, कैप्सेसिन से आता है मिर्ची में चरपराहट। अगला है 2025 में मोदी जी ने फ्रांस की यात्रा पर रहे, इस संदर्भ में इनका दोनों विचार करना है। तो पहला कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। तो पहला सही है इसमें, सत्य कथन पूछना है। इस यात्रा के दौरान फ्रांस के लियोन शहर में महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो लियोन शहर में नहीं हुआ है, ठीक है, लियोन शहर में। इस यात्रा के दौरान फ्रांस में मार्सिले शहर में हुआ है। ठीक है, मार्सिले शहर में महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन हुआ है। तो केवल एक ही सही है, एक वाला दूसरा गलत हो गया, ये मार्सिले लियोन नहीं है। फरवरी 2025 में लैटिन अमेरिका देश में से किस एक ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला कर लिया? तो बेलीज है, पनामा है, अल साल्वाडोर है, निकारागुआ है। तो पनामा ने अलग होने की बात की थी, बी आंसर है, पनामा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है। अगला फरवरी 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 133 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था, ये बात सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है, तो भारत का जो स्थान है 126वां नहीं है, तो भारत का स्थान 128वां है। ठीक है, 128 है, तो ये गलत हो गया। इस सूचकांक में सबसे निचला स्तर उत्तर कोरिया का रखा गया है, तो ये बात सही है। तो सी आंसर सही है, 1 3 सही है इसमें। ठीक है, 1 3 ठीक है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। तो फरवरी 2025 में जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया, जर्मन वॉच ने जारी किया है, जर्मन वॉच। UNEP द्वारा नहीं जारी किया गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये बात सही है, दूसरा वाला। तो सत्य कथन बताना, तो केवल 2 ही सत्य है इसमें, बी आंसर सही है, केवल 2 सत्य है। अगला प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है क्या? तो यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की सबसी केबल प्रणाली परियोजना है, सबसी केबल प्रणाली परियोजना है। तो सत्य कथन बताना, तो पहला सत्य है। इस केबल परियोजना को 2030 तक शुरू करने की संभावना है। तो इस योजना को 2030 तक शुरू करने की संभावना, ये बात सही है। तीसरा, इस परियोजना में भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को शामिल किया गया है। तो इस जो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है इसमें भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीपों को शामिल किया गया है। 5 4 ने 5 महाद्वीप शामिल है इसमें, 5, इसलिए गलत है। तो 1 2 सही है इसका, ए वाला आंसर सही है, 1 2 इस सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो गुजरात राज्य सरकार द्वारा एनप्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग नामक भारत की पहली सरकार प्रेरित पहल शुरू की है। तो एनप्राउड जो है केरला ने शुरू किया है, केरला, गुजरात ने नहीं शुरू किया, केरला ने शुरू किया, गलत हो गया पहला। यह पहल समाप्त हो चुकी अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित संग्रह एवं निपटान पर केंद्रित है, तो दूसरा सही है। तो केवल बी वाला सही है।
अगला फरवरी 2025 में चर्चित गोल्ड कार्ड वीजा निम्नलिखित में से इसे विचार करना है। तो गोल्ड कार्ड वीजा जो फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा जो है द्वारा इस वीजा की योजना की घोषणा की। तो गोल्ड का वीजा यूएसए का नहीं है भैया, यूएसए का है। फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस वीजा योजना की घोषणा की। तो पहला सही है, सत्य कथन पूछा, पहला ठीक है। गोल्ड कार्ड वीजा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ही निकाले हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार 10 वर्ष का योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह वीजा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो इस योजना में $5 मिलियन या 43 करोड़ रुपए के बदले अमेरिकी नागरिकता का प्रावधान है इसमें। तो आप 43 करोड़ रुपया दीजिए और अमेरिका का नागरिक बन जाइए, इसमें कहा गया था। दूसरा वाला गलत है, तो केवल पहला ही सत्य है, तो बी उत्तर सही है इसका, केवल एक ही सत्य है बी वाला, बाकी सब गलत है। फरवरी 2025 में बीके पाल समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। बीके पाल समिति के बारे में बताना क्या सत्य है। तो यह समिति एम्स के आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो बीके पॉल समिति जो है एम्स के आधुनिकीकरण से संबंधित है, ये बात सही है। इसका गठन नीति आयोग द्वारा किया गया था, ये भी बात सही है। असत्य कथन पूछा है तो कोई भी असत्य नहीं है, डी आंसर सही है, कोई भी असत्य नहीं है। अगला है बैठक और सम्मेलन है, तो कौन सा बेमेल है इसमें। 139 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग में जो है बेमेल है, जिसमें बैठक सम्मेलन दिया हुआ और स्थल दिया हुआ है। तो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का सम्मेलन जो 2025 कहाँ हुआ, तो जल मंत्री सम्मेलन में कौन सा बेमेल है बताना है। तो पहला ठीक है, यही उदयपुर में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 जो है मस्कट में हुआ है। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता 2025 जो है पुणे में हुआ है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है अबू धाबी दिया है, तो अबू धाबी ने जोहानसबर्ग में हुआ है, ठीक है, जोहानसबर्ग में, अबू धाबी ने। डी आंसर सही है, यही वाला सही सुमेलित नहीं है, यही बेमेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो व्यक्ति दिया हुआ है और नियुक्ति दिया हुआ है। तो काश पटेल किस लिए नियुक्त हुए हैं, तो काश पटेल निदेशक हुए हैं एफबीआई के निदेशक बने हैं काश पटेल। शशिकांत दास क्या बने हैं, तो प्रधान सचिव 2 PM के बने हैं। तुलसी गबार्ड जो है राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यूएसए, तुलसी गार्ड बने, 2 हो गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति बने बेलारूस के, 3 हो गया। तो 4 1 2 3 सही है, 4 1 2 3 इसका ए वाला आंसर जो है सही है। तो काश पटेल निदेशक बने एफबीआई के, और शशिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बने हैं PM के, और तुलसी गबार्ड जो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NI के वो बने, डायरेक्टर बनी है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, पहला सही है। अगला है कि फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग हुआ है। यह सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, यह सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। तो अनुच्छेद 252 है, तो 60 तो नहीं है, 56 है कि 258 है, 358 है, किसमें है भैया बताइए। अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है। 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन लेने की बात की गई है। तो मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई, और संवैधानिक तंत्र के असफलता या कमजोर पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर ले सकता है। सी आंसर सही है इसका, 356 है। फरवरी 2025 में सूडान वायरस जो है SSVD के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। सूडान वायरस के बारे में बताना है। 142 नंबर क्वेश्चन है, क्या सही है इसमें। तो अफ्रीका देश सूडान में इस वायरस के प्रकोप की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई। दूसरा है कि इसे रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा इसमें सही है बताना है, सत्य बताना, तो केवल दूसरा सत्य है। तो सूडान वायरस जो है WHO ने फरवरी 2025 में सूडान वायरस को, जो इसकी पुष्टि युगांडा में की है, युगांडा, सूडान में नहीं युगांडा में किया गया है। तो पहला इससे गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि फरवरी 2025 में मनाए जाने वाले निम्नलिखित दिवसों को उनके मनाए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले से बाद में। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आद्य भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो सबसे पहले होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 1। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, सी आंसर सही है, 4 2 3 1 सी वाला आंसर सही है।
अगला, फरवरी 2025 में चर्चित डोकरा कलाकृति के संबंध में निम्न प्रश्नों पर विचार करना है। तो डोकरा कलाकृति के बारे में क्या सत्य है बताना है। तो यह छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई डोकरा कलाकृति है, पहला सही है। दूसरा, फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भेंट की। तो दोनों ही कथन सत्य है, इसमें भेंट किया था डोकरा कलाकृति को। 145 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? घटम है, सृजनम है, संघातम है या विनाशक है? तो क्या नाम रखा गया है? तो सृजनम है इसका, बी आंसर से सृजनम नाम रखा गया है इसका। ठीक है, सृजनम ये जो है स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। ठीक है। अगला 146 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिला पर्यावरणविद डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है। पहला की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है वो। तो सत्य कथन चुनना है। तो पहला सही है कि इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है पूर्णिमा देवी वर्मन। दूसरा है कि इस वर्ष 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया उनको। तो ये बात सही है। तीसरा है कि ये पूर्वोत्तर भारत में पांडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नहीं भाई, तो जो पर्यावरणविद जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए इनको नामित भी किया गया। असम की रहने वाली हैं ये, और ये लुप्त प्राय स्थानीय हरगिला पक्षी के रक्षा के में अपना असाधारण प्रयास किया है। हरगिला 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 पंछी के संरक्षण में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। तो तीसरा गलत हो गया। तो 1-2 सही है, इसका ए वाला उत्तर सही है, 1-2 सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 47 नंबर का 100 मत्स्य 6000 के बारे में बताना क्या सही है। तो यह डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मानव पनडुब्बी है। तो ये बात सही है, सत्य पूछा है। इसका विकास डीआरडीओ तथा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से हो रहा था। नहीं भाई, इसका जो विकास पृथ्वी मंत्रालय तथा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया जा रहा था। पृथ्वी मंत्रालय संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी मंत्रालय। एक ही सही है, दूसरा गलत है, ए वाला उत्तर सही है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए आयकर विधेयक की जांच हेतु 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो बैजयंत पांडा को नियुक्त किया गया है। ये आंसर सही है, बैजयंत पांडा। फरवरी 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस देश ने मेजराना वन नामक एक चिप लॉन्च किया है। लिप ने चिप लॉन्च किया है। तो मेटा एआई, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ओरेकल। तो किसने किया है भाई? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, याद रखिएगा, बी आंसर से माइक्रोसॉफ्ट ने किया है मेजराना वन। ठीक है। अगला है 150 नंबर का और अंतिम क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफैक्ट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, ओटावा में, सिडनी में, ज्यूरिक में। तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया है। ए आंसर इसका सही है। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।